गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है लिमिटेशन एक्ट, जिसको हम परिसीमा अधिनियम भी कहते हैं। फौजदारी केसों में किस प्रकार से लागू होती है और दीवानी दावों में किस प्रकार से लागू होती है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। हम इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि जो फौजदारी केसों में अपराधों की समय सीमा क्या होती है और दीवानी दावों में अपराधों की समय सीमा क्या होती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 का BNSS 2023 से क्या संबंध है। इसकी धारा 5, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 है, उसका फौजदारी केसों में किन किन जगह किस किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। और इसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो परिसीमा अधिनियम लागू होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारा मुख्य फोकस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 38, जो अपराधों की परिसीमा से संबंधित है, उसकी धारा 513 से 519 तक जो प्रावधान बताए गए हैं अपराधों के लिमिटेशन के संबंध में, उस पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। और जो इसकी ई बुक मेरे द्वारा तैयार की गई है, उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट, जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 में परिभाषित की गई है, यदि किसी अपील या आवेदन में विलंब हो जाता है उचित कारण से, तो इसका उपयोग न्यायालय में किया जाता है विलंब माफी के लिए। जो परिसीमा अधिनियम 1963 है, ये भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में लागू किया गया है और ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसी प्रकार से यह उस तारीख को पूर्वत होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित द्वारा नियत करे। इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से प्रत हुआ है, लागू हुआ है। इससे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से इसे जाना जाता था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिससे न्याय प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। तो अब आइए, आज के हमारे जो वीडियो का टाइटल है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको वीडियो का टाइटल सर बता देता हूं। हमारा जो वीडियो का टाइटल है अपराधों की परिसीमा, जिसको हम समय सीमा भी कहते हैं। अपराधों की समय सीमा BNSS 2023 की धारा 513 से 519, आसान व्याख्या लिमिटेशन एक्ट 1963, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। इसकी डिटेल व्याख्या आसान शब्दों में मैंने आपके लिए ई बुक के अंदर तैयार करके रखी है। तो आइए मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से देता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात की जानकारी और दे दूं। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963, उसमें पूरी डिटेल व्याख्या की है मैंने धारा 5 की। इस आवेदन की ड्राफ्ट भी उसमें मेरे द्वारा दी गई है कि ये अपील में, फौजदारी केसों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दीवानी दावों में तो होता ही है मुख्य रूप से, लेकिन कई जगह समय सीमा माफ करने के लिए धारा 5 के आवेदन का उपयोग किया जा सकता है। तो वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसकी ई बुक भी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं, ई बुक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज के वीडियो में जो हम मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है अध्याय 38 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। ये सर आप देख रहे हैं, ये बुक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। संपूर्ण धारा इसमें दी गई हैं। इसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसके अध्याय 8 में कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा के बारे में बताया गया है, जिसको हम लिमिटेशन भी कहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है सर, लिमिटेशन, क्योंकि यदि किसी चीज की लिमिटेशन का आपको ज्ञान नहीं है, तो आपका वो अपील, वो आवेदन, वो अदालत के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रावधान दिए गए हैं, ये जो लिमिटेशन है इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि इन प्रावधानों को आप पहले देख लें, पहले समझ लें, और आप हिसाब लगा लें अपने हिसाब से, कैलकुलेशन की इसका आदेश दिनांक कब का है, निर्णय दिनांक कितना है और लिमिटेशन इसकी कितने दिन की है। आप पहले समझ लें प्रस्तुत करने से पहले, उसके बाद ही आप पेश करें। यदि आप लिमिटेशन के अंदर हैं तो आप डायरेक्ट पेश कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से आप विलंब हो गया, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि किसी की अपील की समय सीमा 60 दिन नियत की गई है, अब आप उसको पता लग रहा है कि 60 दिन के बाद पेश कर रहे हैं, 60 दिन के बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी हो, तो ये विलंब का आपको उचित कारण अदालत में आपको बताना होगा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के आवेदन के साथ। और उचित कारण के सबूत भी अदालत में पेश करना होंगे कि क्या आप बीमार हो गए थे, या अचानक क्या विपत्ति आ गई थी, या क्या मौत मैयत आपके परिवार में हो गई थी, या आप कहीं बाहर चले गए थे, आपको ज्ञान नहीं था, आपने प्रमाणित नकल प्राप्त करी तब आपको उसका ज्ञान हुआ। ऐसे हजारों कारण हो सकते हैं, वो आपके केस और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। उनका उपयोग आप उसमें करके लिख के आवेदन में और न्यायालय में आप निवेदन कर सकते हैं कि सर इस कारण से
हम इसको समय सीमा में पेश नहीं कर पाए, ये हमारा उचित कारण है और इसको क्षमा किया जाए और हमारी अपील आवेदन को स्वीकार किया जाए और न्याय हित में न्याय प्राप्त करने हेतु ये हमारे लिए आवश्यक है। यदि आपने इसको स्वीकार नहीं किया तो हमारे साथ अन्याय होगा, हम न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें बहुत से साइटेशन है, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 क्या है, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं, कि जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है कि गुण दोष के आधार पर निराकरण किया जाना चाहिए और यदि उचित कारण न्यायालय के समक्ष रखा जाता है तो धारा 5 के तहत उसको क्षमा किया जाकर उसके अपील आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से फौजदारी केसों में भी लागू होता है, लेकिन फौजदारी केसों में सर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट्स भी की थी, उन्होंने बताया भी था कि अपराध का जन्म जब होता है तभी से अपराध प्रारंभ होता है और तभी तक लागू रहता है, हमेशा लागू रहता है। तो बिल्कुल सही बात है सर, जब अपराध का जन्म होता है तो वो हमेशा ही लागू रहता है। हत्या, बलात्कार, डकैती और ऐसे कुछ गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, वहां लिमिटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है सर। लेकिन कुछ सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे कि संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, तो उसमें धारा 5 का उपयोग किया जा सकता है और उसमें इसी अध्याय 38 में लिमिटेशन भी तय की गई है कि यदि उस प्रकार के अपराधों में आपने परिसीमा का ध्यान नहीं रखा तो फिर वो आप उसमें कार्रवाई करने का अधिकार खो चुके होंगे। वो किस प्रकार से होगा ये आगे की जानकारी दूंगा। पहले मैं बुक के अंदर से आपको मुख्य धाराएं पढ़ के बता देता हूं और उसके बाद जो उसका एक्सप्लेन है मैंने उदाहरण के साथ आसान शब्दों में आपके लिए ई बुक के अंदर तैयार किया। आगे की जानकारी मैं आपको उसी ई बुक के अंदर से दूंगा। तो मुख्य धारा है सर जो है इसकी मैं आपको इसमें से पढ़ के बता देता हूँ, 513 से 519। उसके बाद की व्याख्या सर मैं आपको ई बुक के अंदर से ही दूंगा। इसमें नंबर 1 है धारा 513 में परिभाषा। परिभाषा में जो बुक में दी गई है, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 514 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है, ये इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। इसी प्रकार से बुक में जो धारा 514 है उसका जो अनुमान और शीर्षक इसमें दिया गया है, परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। और धारा 515 में परिसीमा काल का प्रारंभ, धारा 516 में कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन, और धारा 517 में किस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन, और धारा 518 में चालू रहने वाले अपराध, और धारा 519 में कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण। तो ये तो सर बुक की जो मुख्य परिभाषा है मैंने आपको बता दी। अब इसको जो आसान शब्दों में उदाहरण के साथ, ये उदाहरण सर आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, ये मैंने पर्सनल अनुभव के आधार पर आपको समझाने के लिए तैयार किए हैं ताकि आप बेहद ही आसान तरीके से इस लिमिटेशन को, इस अपराधों की परिसीमा को समझ सकें। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में भी काफी डिटेल के साथ धारा 5 का उल्लेख किया है। तो आइए सर हम बिना देरी करे ई बुक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से आगे की जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूँ। लेट्स गो सर। इसको स्पेस कर दिया सर मैंने, वो भी कर दिया मैंने। अपराधों की समय सीमा BNSS 2023 की धारा 513 से 519 की आसान व्याख्या, लिमिटेशन एक्सप्लेन्ड। यही हमारा वीडियो का भी टाइटल है और यही हमारा ई बुक का भी टाइटल है। जैसा कि इसमें विषय सूची भी दी हुई है सर, इसको मैं आपको लास्ट में इसकी सारी परिभाषाओं को इसका ई बुक से परिचय भी करा देता हूं। पहले हम हमारे मुख्य मुद्दे की ओर चलते हैं जहां मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। तो सर हमारा मुख्य मुद्दा है BNSS 2023 में लिमिटेशन एक्ट कैसे लागू होता है, फौजदारी मामलों में देरी का समाधान। इस पे हम चर्चा करेंगे कि भारत में आपराधिक मामलों, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल केस की सुनवाई में होने वाली देरी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। समय पर न्याय न मिलना न्याय से वंचित होने जैसा होता है। इसी देरी को नियंत्रित करने और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए भारत सरकार ने BNSS 2023, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी कहा जाता है, लागू की, जिसमें लिमिटेशन एक्ट 1963, परिसीमा अधिनियम 1963 की भावना को आपराधिक मामलों में भी प्रासंगिक बनाया गया। मतलब ये जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं वो लिमिटेशन एक्ट की भावनाओं को ध्यान रखते हुए किए गए हैं, मतलब उससे अगेंस्ट नहीं है, उसी के अंतर्गत इसको लागू किया गया है। इसमें जो BNS 2023 क्या है थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि BNSS का पूर्ण नाम, संपूर्ण नाम इसका जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसको कहा जाता है, और CRPC 1963, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता 1963 कहते हैं, उसका स्थान इसने लिया है। और इसका उद्देश्य जो है अपराधों की जांच करना और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, अनावश्यक देरी को रोकना और तकनीकी आधार पर कार्य प्रणाली को लागू करना इसका उद्देश्य है सर। इसी प्रकार से शॉर्ट में लिमिटेशन एक्ट को भी हम देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। कि परिसीमा अधिनियम 1963 किसी वाद या याचिका को प्रस्तुत करने की समय सीमा
तय करता है। मतलब इसमें समय सीमा तय कर दी गई है पहले ही। यदि आप उस समय सीमा के बाद आपका दावा पेश करेंगे तो वो भी निरस्ती योग्य होगा। आदेश 7 नियम 11 घ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में ये स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि यदि वाद पत्र के अभिवचन से, मैं दीवानी दावों की बात कर रहा हूं सर, फौजदारी दावों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट्स भी की थी, उनको कुछ समझने में हो सकता है कुछ बात रह गई हो, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के संबंध में बात कर रहा हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 घ के बारे में, कि यदि वाद पत्र की प्लीडिंग से यह हमें प्रतीत होता है कि वो विधि द्वारा वर्जित है तो आदेश 7 नियम 11 के तहत उस वाद को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब विधि द्वारा वर्जित होने का उदाहरण भी जो आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूं, कि जैसे कि सरकार के द्वारा पट्टे की जमीन आपको दी गई है और एक निश्चित समय के लिए उपयोग के लिए दी गई है, आप मालिक उसके नहीं है, मालिक उसकी सरकार ही है। अब आप उसका दावा लेकर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत दावा लेकर कोर्ट में जज साहब के समक्ष गए, स्वत्व घोषणा का दावा लेकर, और आपने दावे में मांग की कि सर इस जमीन का मुझे मालिक घोषित किया जाए, तो ये विधि द्वारा वर्जित है। उसकी प्लीडिंग से ही पता चल रहा है कि वो पट्टे की जमीन है, आपके डॉक्यूमेंट्स से ही पता लग रहा है कि वो पट्टे की जमीन है, तो ये दावा निरस्ती योग्य होगा, इस दावे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से किराएदार और मकान मालिक के बीच का संबंध उम्र भर किराएदार का किराएदार ही रहता है। अब यदि उसके मन में बेईमानी आ जाती है और सोचता है कि मैं क्यों ना अदालत में दीवानी दावा लगाकर इसका मालिक घोषित हो जाऊं, और अदालत में कोर्ट में जज साहब के समक्ष वाद लेके चला जाता है कि साहब मैं किराए के मकान में इतने साल से रह रहा हूं, मुझे इसका मालिक घोषित किया जाए, तो ये भी सर विधि द्वारा वर्जित है। कि मालिक तो वो है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, आपके पास क्या है। यदि आपने रजिस्ट्री होती, आपने उसको खरीदा होता, तो आप वैलिड आधार भी माना जाता। तो ऐसी दशा में आदेश 7 नियम 11 घ के तहत ऐसे दावे विधि द्वारा वर्जित है। और बहुत से दावों में परिसीमा भी निर्धारित की गई है, जैसे कि अनुबंध पालन के दावों में 3 वर्ष है, आपको 3 वर्ष के अंदर दावा पेश करना होगा। यदि आप 3 वर्ष के बाद दावा पेश करते हैं तो आपका दावा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से कुछ रास्तों के संबंध में वाद है, जैसे कि एक मेरा ही प्रकरण था जिसमें मेरे पक्षकार के मकान के पीछे एक गली थी जो कम से कम 250-300 साल पुरानी गली थी, और उस गली पे कई लोग निकला करते थे, लेकिन 250-300 साल की समय अवधि बीतने के बाद ये हुआ कि कई पीछे की हिस्से में थी कि कई लोगों ने मकान बेच दिए, कई लोगों के मकान टूट गए, कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया बहुत सी जगह पर, और घास फूस उग आया, राड़ी झाड़ी हो गई, मुख्य आगे से जो उतर के जाती थी नीचे तक वो भी बंद हो गया मुख्य मार्ग तक पहुंचने का। लेकिन मेरे पक्षकार का जो मकान था, और 6 मकान छोड़ के उसका दूसरा मकान था, वहां तक वो गली वास्तव में चालू थी, लेकिन मेरे पक्षकार के मकान के जस्ट मकान से लगे हुए मकान वाले व्यक्ति ने उस गली पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। तब हमारे द्वारा दावा लगाया गया। वाद कारण जब उत्पन्न हुआ, उसने हमारे पक्षकार के मकान के सामने जो दरवाजा था उसके आगे एक दीवार उठा दी ताकि उससे निकल ही ना पाए, और वहां गड्ढे खोद के उसके कमरा बनाने का कार्य चालू कर दिया। तब हमने अदालत में दावा पेश किया और सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए कि सर 300 साल पुरानी गली है, और ये भले ही मान लिया जाए कि इसमें आगे के लोगों को रोक दिया गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारे पक्षकार का अधिकार समाप्त हो गया। तो ये हमारे रास्ते के अधिकार की घोषणा की जाए तो 3 साल के अंदर की लिमिटेशन थी उसकी वाद कारण के अंदर। हमने 3 साल के अंदर दावा पेश किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत भी हैं कि यदि वादी के द्वारा जो वाद कारण लिखा जाता है वही माना जाएगा, प्रतिवादी किसी वाद में वाद कारण अगर बताता है तो वाद कारण नहीं माना जाएगा। ये सर क्योंकि हमारा टॉपिक ही अपराधों की परिसीमा से संबंधित है, तो ये जो उदाहरण देखिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि अपराधों की परिसीमा दीवानी और फौजदारी मामलों में किस प्रकार से होती है। तो उसमें विपक्षी के द्वारा एक नया वाद कारण बताया गया कि हमने झूठा वाद कारण बताया, और एसडीएम न्यायालय में एक 145 का मुकदमा चला था, वहां राजीनामा हो गया था। राजीनामा होने के बाद हमारा पक्षकार जो है कि घर में आराम से बैठ गया था और रास्ते का उपयोग कर रहा था। फिर अचानक विपक्षी के मन में बेईमानी आई, उन्होंने फिर वापस उसके दरवाजे के सामने दीवार उठाकर रास्ता रोक दिया। तब हमने वो वाद कारण लिखा, जबकि प्रतिवादी के द्वारा बताया जा रहा था कि वो पहले वाद कारण उत्पन्न हो गया था सर, और इन्होंने तब दावा नहीं लगाया इसलिए इनका दावा निरस्त कर दिया जाए। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने उसमें प्रतिवादी के वाद कारण को मानते हुए हमारे दावे को निरस्त कर दिया गया। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इसमें न्याय दृष्टांत मौजूद है कि जो वाद कारण वादी के द्वारा वाद पत्र में लिखा जाएगा वो माना जाएगा। अब यह इसमें हमारे द्वारा अपील पेश की गई है। अब यह अपील का विषय है, वहां गुण दोषों के आधार पर फैसला होगा, लेकिन मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य आपको यही है कि सीखना और सिखाना, ताकि मेरे इस उदाहरण से आपको लिमिटेशन के संबंध में जानकारी भी हो कि 3 साल के अंदर वाद को पेश किया जाता है। अब हम आगे की जानकारी चलते हैं इसमें सर, कि 1963 किसी वाद या याचिका को प्रस्तुत करने की समय सीमा तय करता है। यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्रवाई को एक निश्चित समय के भीतर दाखिल नहीं करता तो उसका लाभ उसको नहीं मिल सकता। अब इसमें BNSS 2023 में लिमिटेशन एक्ट की भूमिका क्या होगी,
तो धारा 468 सर, ये जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1963 है उसमें भी दी गई थी सीमा परिसीमा इसकी। धारा 514 जो नई अधिनियम BNSS 2023 में, उसमें धारा 514 इसे कर दिया गया है। इसमें काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बताया गया है। ये धाराओं में कुछ परिवर्तन हुआ है सर इसमें। अब हम आते हैं BNSS 2023 अध्याय 28 अपराधों के संज्ञान हेतु परिसीमा से संबंधित विधिक प्रावधान, धारा 513 से 519। सबसे पहले हम लेते हैं धारा 513, इसकी परिभाषा। यह धारा स्पष्ट करती है कि परिसीमा लिमिटेशन का अर्थ क्या है। न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए संज्ञान लेने की अधिकतम समय सीमा जो अपराध घटित होने के दिन से प्रारंभ होती है। सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं सर इसको। अगर किसी अपराध की अधिकतम सीमा 1 वर्ष है और वह 1 जनवरी 2024 को हुआ है, तो शिकायत 6 माह के भीतर दर्ज होनी चाहिए, यानी 30 जून 2024 तक। उसके बाद अदालत संज्ञान नहीं लेगा। ये एक लिमिटेशन इसमें बताई गई है। अभी अपराध की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा, सजा के ऊपर निर्भर करेगा। किन्हीं अपराधों में जुर्माने से दंडित है, किसी में छोटी मोटी सजाएं हैं, तो उसमें ये परिसीमा सर लागू होगी। इसमें आगे और बताया गया है जो मैं आपको बताता हूं। धारा 514 पर आ जाते हैं। परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान। न्यायालय उन अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता जिनके निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जब तक कि धारा 519 के तहत विशेष कारणों से विस्तार ना दिया गया हो। मतलब आपको अदालत को सेटिस्फाइड करना होगा कि किस कारण से आप इन अपराधों की समय पे रिपोर्ट नहीं कर पाए और क्यों परिवाद पत्र आप लेकर आए। देखिए सर, परिवाद पत्र मैंने मेरे पिछली वीडियो में भी बताया था। परिवाद पत्र, जिसको प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं, यदि आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस वालों ने उसको FIR नहीं दर्ज की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसमें दर्ज नहीं की, और आपको अदम चेक लिखकर दे दी, जो कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में दी जाती है, तब आप उसके आधार पर कोर्ट में सीधे जज साहब के समक्ष परिवाद पत्र पेश कर सकते हैं, जिसको हम प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। वकील साहब को आपको करना होगा। फौजदारी केसों की बात कर रहा हूं सर मैं। वकील साहब को आपको करना होगा। वकील साहब उसमें पूरा परिवाद तैयार करेंगे, कंप्लेंट, और जज साहब के सामने पेश करेंगे। पहले 202 के कथन होते थे उसमें, अब वो धाराएं बदल दी गई हैं। उसमें मुख्य जज साहब के द्वारा प्राथमिक बयान लिए जाएंगे, आपके गवाहों के, कि आपके सामने किसने मारपीट की, आपके साथ किसने धक्का मुक्की की, जो भी अपराध आपका छोटे मोटे प्रकृति का है। क्योंकि गंभीर प्रकृति की तो FIR सीधे थाने पे दर्ज होगी ही होगी। अब आजकल तो नए प्रावधान भी हो गए हैं कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और फिर 3 दिन के अंदर आपको उपस्थित होकर दस्तखत करना है, आगे की जानकारी प्रारंभ होगी। ये बहुत से प्रावधान कर दिए गए, डिजिटल प्रावधान कर दिए गए, संशोधन किए गए। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें उसमें बताई गई है BNSS 2023 में, जिसपे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। मगर हम अभी वर्तमान में बात जो कर रहे हैं कि आप जो परिवाद पत्र पेश करेंगे, चूंकि मेरे कुछ व्यूअर्स को इस पे कंफ्यूजन भी हुआ था, उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर दूं कि मैंने प्राइवेट कंप्लेंट शब्द भी उसमें इस्तेमाल किया था। तो ये आपको वकील साहब को करके प्राइवेट रूप से दाखिल करना होगा, और वकील साहब उसमें बयान कराएंगे। उसके बाद जज साहब को प्रतीत होता है क्या ये अपराध घटित हुआ है, तो जज साहब फिर उसमें नोटिस जारी करते हैं विपक्षी अभियुक्त गण को, और उसमें फिर उनकी जमानत होती है, और फिर प्रकरण चालू होता है। फिर उसमें भी अपराध तय होते हैं, फिर बयान होते हैं, फिर सजा होती है, फिर बहस होती है। ये एक प्राइवेट तरीके से चलता है, वकील साहब के द्वारा नियुक्त करके। और जो पुलिस चालान पेश करती है तो उसमें सरकारी वकील की ओर से पैरवी की जाती है। ये दोनों कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं और अलग अलग सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, लिमिटेशन हर जगह लागू होती है। चाहे फौजदारी केस हो, उसमें भी लिमिटेशन लागू होगी, भले ही सीमित प्रकृति की हो। लेकिन दीवानी दावों में तो लिमिटेशन एक्ट 1963 पूर्णतः रूप से लागू होता है। उसके विभिन्न प्रावधान भी दिए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि न्यायालय उन अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता जिनके लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जब तक धारा 519 के तहत विशेष कारणों से विस्तार ना दिया गया हो। वो कारण कौन कौन से हैं सर? नंबर का देख लेते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है बात, गौर से सुनने और समझने की बात है। परिसीमा काल 6 मास होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। नंबर दूसरा है, परिसीमा काल 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तीसरा है, परिसीमा काल 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये लिमिटेशन 6 माह, 1 वर्ष और 3 साल फौजदारी केसों में बताई गई है सर। ये आपको बता दूं मैं, धारा 514 BNSS 2023 में, कि आप ऐसे अपराध जिनमें परिसीमा काल 6 माह से 1 वर्ष है और 3 वर्ष है, उसमें क्या कंडीशन होगी सर? कि यदि अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडित नहीं है
तो आपको 6 माह के अंदर ही एक्टिव होना होगा, वरना आप अपना अधिकार खो चुके होंगे। इसी प्रकार से यदि किसी अपराध में 1 वर्ष तक, 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा है, तो आपको 1 साल के अंदर ही एक्टिव होना होगा। यदि आप 1 साल के बाद आप एक्टिव होते हैं तो आप उसका लिमिटेशन बहाल हो जाएंगे, आपका वो सुनवाई नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से 3 वर्ष भी लिमिटेशन निर्धारित की गई है। यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, तब आपको 3 वर्ष के अंदर ही कार्रवाई करना होगी, रिपोर्ट करना होगी, अदालत में मुकदमा लगाना होगा। यदि आप ये एक्टिव नहीं होते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये सीमा के बाहर होगा लिमिटेशन एक्ट के। इसको हम उदाहरण से सर समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को गाली दे देता है, सजा 3 माह। यदि पीड़ित 1 साल बाद केस करता है तो अदालत इस पर संज्ञान नहीं ले सकती, यह वर्जन कहलाता है, लिमिटेशन बाहर हो गया। अब हम सर धारा 515 पर आ जाते हैं, परिसीमा काल का प्रारंभ। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा कब से गिनी जाएगी? इसमें 3 स्थितियां बताई गई हैं सर। नंबर 1 है जिस दिन अपराध हुआ उसी दिन से, मतलब किसी की हत्या कर दी गई तो उसी दिन से अपराध चालू हो गया। चोरी हुई उसी दिन से अपराध चालू हो गया। आपको किसी ने थापड़ मुक्कों से मारपीट कर ली, उसी दिन से अपराध चालू हो गया। दूसरा है यदि अपराध की जानकारी बाद में मिली तो सूचना मिलने की दिनांक से चालू होगा। तीसरी कंडीशन है यदि अपराध की पहचान बाद में हुई तो पहचान के दिन से होगा। उदाहरण क्या होगा सर इसका? सरल उदाहरण है, किसी ने चोरी 1 जनवरी को की, लेकिन पीड़ित को 5 जनवरी को पता चला। हो सकता है वो घर से बाहर गया, उसको पता ही नहीं था, और वो 5 दिन बाद आया बाहर से और उसने घर में देखा, उसके घर का ताला खोला तो सब सामान बिखरा पड़ा था, उसकी लाखों की ज्वेलरी चोरी हो गई थी और नकदी रुपए भी चोरी हो गए थे। तो उसको 5 दिन बाद पता लगा, वो बाहर था। या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं इसके, वो जो भी हो, हालात और परिस्थिति के हिसाब से आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। किसी ने चोरी की 1 जनवरी को की, लेकिन पीड़ित को 5 जनवरी को पता चला, तब 5 जनवरी से परिसीमा चलेगी। आरोपी की पहचान 10 जनवरी की हुई तो 10 जनवरी से परिसीमा गिनी जाएगी। यह इसमें बताया गया है। धारा 516 में हम देख लेते हैं, कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन, एक्सक्लूशन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। यह धारा कहती है कि किन परिस्थितियों में कुछ विशेष अवधि की परिसीमा की गणना को बाहर रखा जाएगा, यानी वह समय गिना ही नहीं जाएगा। ये इसमें मैंने 4 आधार तैयार किए हैं जो मुख्य मुख्य आधार हैं आपको समझाने के लिए। उसमें नंबर 1 है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये धारा सबसे डिटेल में दी गई है सर BNS 2023 में। बाकी की सभी धाराएं छोटी दी गई हैं, लेकिन इसको काफी विस्तार से, लगभग 1.5 पन्ने में इसको परिभाषित किया गया है। तो मैंने इसको सरल तरीके से उदाहरण के साथ आपके लिए तैयार किया है। तो हम देखते हैं नंबर 1, वैधानिक प्रतिबंध या अनुमति की प्रतीक्षा में विलंब। यदि किसी अपराध की शिकायत के लिए कानून द्वारा किसी पूर्व स्वीकृति, सेक्शंस, सूचना या अनुमति की आवश्यकता है और शिकायतकर्ता उसे पाने की प्रक्रिया में समय लगा देता है, तो उस अवधि को परिसीमा में नहीं गिना जाएगा। जो समय अवधि उसको अनुमति लेने में लगी तो उसको इसमें नहीं गिना जाएगा। उदाहरण कैसे देख लेते हैं सर हम। राम को सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करनी थी। कानून के अनुसार उसे राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति लेना थी। सेक्शन 197 के तहत लेनी थी। राम ने 1 मार्च 2024 को आवेदन दिया अनुमति लेने का और 1 जून 2024 को उसको अनुमति मिली। अब मान ले कि शिकायत दर्ज करने की परिसीमा 6 माह थी, तो मार्च से जून तक का जो समय है वो परिसीमा के बाहर माना जाएगा और राम को जून से आगे 6 माह तक का वैध समय मिलेगा। मतलब वो समय अवधि उसमें जो है कि घटा दी जाएगी और वो उसका विलंब नहीं माना जाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं सर। अभियुक्त विदेश में भागा हुआ है, मतलब किसी ने कोई अपराध किया और भाग गया विदेश में। यदि आरोपी देश से बाहर भाग गया है या छुपा बैठा है जिससे शिकायतकर्ता उसे पहचान या पकड़ न सका, तो उसकी अनुपस्थिति की अवधि को परिसीमा से बाहर माना जाएगा। ये भी इसमें क्षमा योग्य प्रावधान बताए गए। इसको भी हम सर एक उदाहरण से देख लेते हैं कि सीमा के साथ धोखाधड़ी 1 जनवरी 2024 को हुई, लेकिन आरोपी रवि विदेश भाग गया भारत से बाहर ही और 1 जून 2024 को वापस आया, 1 जून 2023 को वापस आया। सीमा ने 15 जून 2023 को शिकायत की, जबकि परिसीमा 6 माह थी। जनवरी से जून तक की अवधि जिस दौरान रवि देश में नहीं था, परिसीमा से बाहर मानी जाएगी, इसलिए शिकायत वैध मानी जाएगी। ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया सर। तीसरा हम देख लेते हैं, पर शिकायत की लेकिन गलत न्यायालय में कर दी उसने शिकायत
और वहां से अनुमति के साथ वापस लेने या स्थानांतरित करने में समय लग गया तो वह अवधि परिसीमा में नहीं गिनी जाएगी। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि केस कई बार हम क्षेत्राधिकार की जानकारी की कमी के कारण गलत अदालत में दावा पेश कर देते हैं, जैसे कि दीवानी दावा वो प्रस्तुत किया जाना था व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग के यहाँ, हमने पेश कर दिया वर्ग 1 में या एडीजे कोर्ट में पेश कर दिया। वहां चलते चलते तकरीबन 6 माह लग गए। उसके बाद फिर पता लगा, न्यायालय ने उसमें आदेश पत्रिका में उल्लेख किया कि आपने गलत न्यायालय में पेश किया है। आप उस आदेश पत्रिका की प्रमाणित कॉपी ले लें और धारा 5 के आवेदन के साथ कि हमारा इस विलंब को क्षमा किया जाए, ये भूलवश हो गया था, तो न्यायालय उसको क्षमा कर देगा और आपका दावा स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण को हम देख लेते हैं। इसमें रीना ने 1 अप्रैल 2023 को शिकायत सिविल कोर्ट में कर दी। हम फौजदारी पे फोकस है सर हमारे आज के वीडियो में, क्योंकि हमने पिछला वीडियो जो बनाया था वो मुख्य फोकस था धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 पर ही, उसमें उसी पे डिटेल मैंने बताई है। मैं आज वर्तमान में आपको BNSS 2023 की जो लिमिटेशंस होती हैं अपराध की, उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। उदाहरण है, रीमा ने 1 अप्रैल 2023 को शिकायत सिविल कोर्ट में कर दी, जो कि इस केस के लिए उपयुक्त नहीं था। कोर्ट ने 1 जुलाई 2023 को आदेश दिया कि वह उपयुक्त मजिस्ट्रेट में जाए। उसने 10 जुलाई को सही कोर्ट में केस दर्ज किया। अप्रैल से जुलाई तक की अवधि अपवाद स्वरूप मानी जाएगी और केस समय सीमा के भीतर माना जाएगा। ये इसका सर दूसरा उदाहरण हो गया। चौथा है सर हमारा समुचित कारण से न्यायालय में शिकायत दर्ज करने में असमर्थता। यदि शिकायतकर्ता किसी समुचित कारण से, क्योंकि जीवन में सर कई बार कई हालात और कई परिस्थितियां बन जाते हैं, तो वो हालात और परिस्थितियां हमारे बस में भी नहीं होते हैं। जैसे कि दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया और व्यक्ति कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, कोमा में भर्ती रहा, या उसके परिवार में अचानक कोई गमी हो गई, इंतकाल हो गया, मौत मैयत हो गई, उसमें वो लग गया, या सडनली परिवार में किसी का ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ कि उसको लेके उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ा और हॉस्पिटल में कई दिन तक इलाज में लगा रहा, या किसी रिश्तेदार की खबर लेने वो बाहर गया, गंभीर अवस्था में उसकी स्वास्थ्य खराब था, या और भी कोई कारण हो सकते हैं सर, हजारों कारण हो सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो यदि शिकायतकर्ता किसी समुचित कारण, जैसे गंभीर बीमारी, जेल, महामारी, आपदा, मतलब जेल में भी बंद हो गया किसी कारण से, तो वो भी माना जाएगा, में समय पर न्यायालय में शिकायत करने में वास्तविक रूप से असमर्थ था, तो उस अवधि को परिसीमा में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं सर। फरहान ने 1 जनवरी 2023 को गंभीर रूप से चोट आई फरहान को, वह 3 माह तक अस्पताल में भर्ती रहा। अपराध 15 जनवरी 2023 को हुआ था और परिसीमा 3 माह थी। उसने 20 मई को शिकायत की। चूंकि फरहान मेडिकल रूप से असमर्थ था, फरवरी से अप्रैल की अवधि को परिसीमा से बाहर माना जाएगा और केस स्वीकार किया जाएगा। यह सर इसका दूसरा उदाहरण हो गया। इसका जो संक्षिप्त सार है सर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, एक संक्षिप्त रूप में मैंने आपके लिए तैयार किया है। नंबर 1 है इसमें अपवर्जन की स्थिति और उदाहरण लास्ट में मैंने इसमें लिखा हुआ है। नंबर 1 है पूर्व स्वीकृति आबलिक अनुमति में विलंब और सरकारी अफसर के खिलाफ अनुमति लेने में जो समय लगा, इसका उदाहरण है। नंबर 2 है आरोपी विदेश भागा या छुपा बैठा है, तो आरोपी देश से बाहर था, ये इसका उदाहरण है। नंबर तीसरा है गलत न्यायालय में मामला दायर करना, केस गलत कोर्ट में चला गया था, ये इसका उदाहरण है। नंबर चौथा है शिकायतकर्ता किसी वैध कारण से असमर्थ था, तो बीमारी, जेल आदि के कारण देरी हुई थी, ये इसका उदाहरण हो गया। निष्कर्ष सर जो निकल के आता है हमारे सामने की धारा 516 का जो उद्देश्य है कि न्याय से केवल तकनीकी कारणों से कोई वंचित ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, उसको न्याय मिले और उसके विलंब को माफ किया जाए। जहां शिकायतकर्ता की देरी न्याय संगत हो वहां उसे लाभ देना ही इस धारा का उद्देश्य है। यदि कोई वैधानिक बाधा, रोक या अन्य परिस्थिति के कारण पीड़ित समय पर शिकायत नहीं कर सका तो वह अवधि परिसीमा में नहीं गिनी जाएगी। ये इसका सर अंतिम निष्कर्ष निकला है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि अगर पीड़ित महामारी के कारण यात्रा नहीं कर सका या कोर्ट बंद था तो उस अवधि को छोड़कर परिसीमा गिनी जाएगी। धारा 517 को हम देख लेते हैं सर। न्यायालय बंद होने पर उस दिन का अपवर्जन, एक्सक्लूशन व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। यदि अंतिम दिन न्यायालय बंद है तो शिकायत अगले कार्य दिवस में दर्ज की जाएगी। जैसे कि आपकी समय सीमा जो दावा पेश करने की है वो संडे के दिन आ रही है, उदाहरण के तौर पे संडे के दिन अवकाश रहता है कोर्ट का। अब आपकी समय सीमा उस दिन समाप्त हो गई, तो वो जो संडे का दिन है वो गिना नहीं जाएगा और आप मंडे के दिन आप उसको पेश कर सकते हैं और वो संडे का दिन का उसको लिमिटेशन के तहत आपको माफी दे दी जाएगी। धारा 517 कहती है।
अंतिम दिन रविवार है तो सोमवार को शिकायत करना वैध माना जाएगा। उदाहरण हो गया सर इसका 518 देख लेते हैं हम सर। चालू रहने वाला अपराध, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। यदि अपराध लगातार चल रहा है, जैसे किसी सरकारी आदेश की अवहेलना, ये लगातार चलने वाला अपराध है, तो हर दिन एक नया अपराध माना जाएगा और हर दिन से नई परिसीमा शुरू होगी। उदाहरण, किसी को न्यायालय ने आदेश दिया कि वह एक भवन को खाली करे, लेकिन वह वर्षों तक नहीं करता, तो यह कंटिन्यूइंग ऑफेंस है और हर दिन के लिए अलग परिसीमा मानी जाएगी। 519 पाए जाते हैं, अंतिम धारा है सर इस अध्याय की। कतिपय मामलों में परिसीमा का विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा। न्यायालय यदि यह माने कि देरी का कारण उचित और न्याय संगत है तो वह विलंब को माफ कर सकता है। उदाहरण, पीड़ित मानसिक बीमारी से पीड़ित था, मेंटली डिस्टर्ब था, विदेश में था, कोर्ट कह सकती है कि देरी माफ है और केस स्वीकार कर सकती है। ये अंतिम धारा थी सर जो मैंने आपको बताई है, अध्याय 38 की, BNSS 2023 की। अब न्यायपालिका की भूमिका को हम देख लेते हैं। न्यायालय प्रत्येक केस के तथ्यों के आधार पर यह निर्णय करेगा कि देरी वाजिब थी या नहीं, पीड़ित की गलती या लापरवाही है यह भी देखेगा, तो कोर्ट उसको खारिज भी कर सकता है। न्यायिक दृष्टिकोण भी इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में दोहराया है कि लिमिटेशन इज नॉट अ मेयर टेक्निकल बट अ रूल ऑफ लॉ। समय सीमा ना हो तो अनिश्चितकालीन मुकदमेबाजी बढ़ेगी। तो इसमें सर जो एक प्रश्न को भी हम देख लेते हैं सर, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी थे जो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का उपयोग किन किन फौजदारी मामलों में किया जा सकता है। ये हमारा सवाल है कि आखिर इसका भी उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं सर कि इसका जो संक्षिप्त उत्तर है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 प्रत्यक्ष रूप से आपराधिक मुकदमे जैसे कि FIR में लागू नहीं होती है, लेकिन यह कुछ विशेष प्रकार की फौजदारी कार्रवाइयों में लागू होती है। यह आपको स्पष्ट हो चुका होगा सर। आपने मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट्स भी करा था, मैंने उनके कमेंट्स का जवाब भी दिया था, तो ये क्लियर बात हो गई कि ये किस प्रकार से FIR में तो सर ये लागू नहीं होगी। लेकिन जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं वो जिसमें 6 माह की सजा, 1 वर्ष की सजा और 3 वर्ष की सजा है, धारा 514 में बताया मैंने ऊपर, तो वो परिसीमा वहां लागू होगी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम 1963 की धारा 5 की बात कर रहे हैं सर हम, कि FIR में लागू नहीं होगी लेकिन कुछ विशेष मामलों में होगी। तो क्या मामले हैं सर, वो मैंने इसमें लिस्ट के साथ आपके लिए तैयार किए हैं। धारा 5 का उपयोग किन किन फौजदारी मामलों में किया जाता है ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, फौजदारी कार्रवाई का प्रकार, और उधर लिखा हुआ है धारा 5 का उपयोग कब होता है। ये सर ई बुक है, मैं ई बुक के अंदर से आपको जानकारी दे रहा हूं, और ई बुक के अंदर से सर जानकारी देने का मेरा मकसद भी यही है कि आप इस बुक से परिचित भी हो लें, और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है कि आपको इसको खरीदना है तो आप पहले मेरे वीडियो को देख के इसको भली भांति देख लें, सुन लें और समझ लें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें से जानकारी दे रहा हूँ, यही आपको PDF के रूप में प्राप्त होगा। ये ई बुक है और इसका उपयोग आप आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कर सकते हैं। इसको आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते सर, किसी सरकारी अदालत में पेश नहीं कर सकते। ये एक PDF है जो आपके मार्गदर्शन और सूचना के लिए तैयार किया गया, और इसके अंदर जो कानून दिए गए उसको आप जो मुख्य बुक है उसके साथ कोर्ट में जज साहब को पेश करें। क्योंकि आप बुक के अंदर डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते, लेकिन मेरे द्वारा इस ई बुक के जरिए उस बुक के अंदर आपको पहुंचाया जा रहा है, मुख्य फोकस करके कि हाँ इस लॉ के तहत आप उसको बताएं जज साहब को, इस लॉ के तहत, इस साइटेशन के तहत आप जज साहब को बताएं। ये ई बुक क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक इसलिए कहा जाता है सर इसको, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान करती है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, आपको कुछ सुझाई दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आपके सामने इतनी मोटी बुक रख दी गई है, अब ये इतनी मोटी बुक रख दी गई है, अब आप इसमें कहां ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आम व्यक्ति के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वकील साहब को भी बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तो सारी मेहनत भी आपकी बच जाती है मेरी ई बुक के जरिए। मैं तमाम कानूनों का संग्रह एक जगह करके PDF बना के इस ई बुक के अंदर लिख देता हूं। लेकिन मुख्य बुक ही है। मेरे व्यूअर्स का कहना था, उन्होंने मेरी एक ई बुक परचेस की थी, वो 1975 से 2025 के बीच में जो राजस्व निर्णय के 18 न्याय दृष्टांत मैंने तैयार किए थे, और हितबद्ध पक्षकारों को यदि सूचना दिए बगैर नामांकन कर दिया जाता है तो उसे विधि विरुद्ध माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय को दोबारा गुण दोषों के आधार पर फैसला देने के लिए लौटाया जाएगा। तो उनके द्वारा मेरी ई बुक SDM न्यायालय में ले जाकर पेश की गई, और SDM महोदय ने उनसे कहा कि इसका आप रेफरेंस लेके आए। उन्होंने मुझसे कमेंट्स करके कहा कि सर मैंने बुक वहां पेश कर दी थी। तो मैं सर आपसे फिर कह रहा हूं
कि मेरी ई बुक जो है ये एक पीडीएफ है, एक मार्गदर्शन है, लेकिन इसके अंदर का जो मसाला है, इसके अंदर की जो सामग्री है वो इतनी स्ट्रांग और ठोस है कि यदि आपने उसका उपयोग करके जज साहब के सामने प्रस्तुत किया, चाहे वो एसडीएम न्यायालय है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय है, तो आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। दावा में नहीं करता सर, क्योंकि गुण दोषों के आधार पर फैसला जज साहब के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया था, आपको यह करना है सर कि उसमें जो धारा लिखी हुई है आप उस धारा को मेन बुक में आपके वकील साहब से कंसल्ट करके बताएं और जज साहब को बताएं। उसमें मैंने जो साइटेशन दिए हैं तो आप उस साइटेशन को निकाल लें, आपकी बुक के अंदर से आप निकाल लें और बुक के अंदर से निकाल कर पेश करें। तो अब आप ये उस धारा तक, उन साइटेशंस तक, उन नियमों तक आप सीधे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो मेरी ई बुक के जरिए, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है, उसके जरिए आप डायरेक्ट वहां पहुंच गए, आपका फोकस वहां हो गया। वरना आपका फोकस उस जगह पर पहुंचने में या तो पहुंच ही नहीं पाते, भटक जाते या सालों लग जाते। अब इतना कुछ होने के बाद अब सवाल होता फैसले का। तो ये सर गुण दोषों के आधार पर जज साहब के द्वारा किया जाएगा। आपके बयान देखे जाएंगे, आपके दस्तावेज देखे जाएंगे, आपकी परिस्थिति देखी जाएगी, हर चीज देखी जाएगी, आपकी आर्गुमेंट देखी जाएगी। उसके बाद फिर जज साहब गुण दोषों के आधार पर फैसला करेंगे। और उसके बाद भी यदि वो फैसला आपके खिलाफ होता है तो आपके लिए अपीली न्यायालय मौजूद है सर। आप वहां उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, वहां से भी निरस्त करवा सकते हैं। उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फैसला हो गया तो अंतिम हो गया। अंतिम तब होगा जब आप घर बैठ जाएंगे। जिस दिन आप घर बैठ गए, आपने अपील नहीं की, उस दिन वो फैसला अंतिम हो गया, उसका एग्जीक्यूशन वो करा लेगा। अगर दीवानी न्यायालय है तो आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वो कोर्ट में उसके एग्जीक्यूशन का आवेदन देगा और उसका एग्जीक्यूशन करा लेगा। इसी प्रकार से फौजदारी केसों में भी अगर आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए और आपको किसी न्यायालय ने सजा सुना दी तो वहां से आपको जेल जाना पड़ेगा और जो सजा उन्होंने दी है वो आपको भुगतना पड़ेगी। यदि आपने अपीलेट न्यायालय में उसकी अपील कर दी, वहां से स्थगन ले लिया, तो सजा रोक दी जाएगी और अपीलेट न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, शून्य कर दिया गया, तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो इस बात का आपको सर ध्यान रखना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी सोचने समझने की बात है। चाहे आप एक आम व्यक्ति हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे आप एडवोकेट हो, मेरा वीडियो सभी के लिए लाभकारी है और इसमें प्रावधान बताए गए हैं वो सभी के लिए उपयोगी हैं। आइए सर हम अब आगे बढ़ते हैं कि धारा 5 में जो मैंने सूची तैयार की है, आपराधिक अपील, इसमें धारा 5 का उपयोग कब होता है, धारा 5 का उपयोग किन किन फौजदारी मामलों में होता है। आपराधिक अपील में यदि अपील समय सीमा के बाद दाखिल की गई हो तो धारा 5 के तहत देरी माफी का आवेदन लगाकर माफी का निवेदन किया जा सकता है। नंबर दूसरा है सर आपराधिक पुनरीक्षण, विलंब से दायर रिवीजन याचिका में धारा 5 का प्रयोग किया जा सकता है। जमानत रद्द करने की याचिका यदि यह विलंब से दाखिल हो तो धारा 5 के तहत देरी माफी कर सकते हैं। धारा 482 सीआरपीसी की याचिका हाईकोर्ट इनहेरिटेंस पावर विलंब से याचिका पर विचार के लिए धारा 5 लागू हो सकती है। निचली अदालत से आदेश को चुनौती देने में, यदि कोई आदेश या समन चुनौती देने में देरी हो जाए तो हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट में धारा 5 का उपयोग आप कर सकते हैं। शिकायतकर्ता का पुनरावेदन याचिका कंप्लेंट्स रिवीजन, जैसे यदि आरोपी बरी हो गया है और शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में देरी से याचिका दाखिल करता है तब भी आप धारा 5 का उपयोग कर सकते हैं। सातवां स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी इन क्रिमिनल केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट, समय सीमा के बाद दाखिल एसएलपी में देरी को धारा 5 के सिद्धांत से माफ किया जा सकता है। तो ये सर चीज लागू हो गई। मेरे एक व्यूअर्स ने ये भी सवाल किया था कि सर क्या लिमिटेशन का उपयोग हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर विशेष कंडीशंस में, विशेष परिस्थिति में, विशेष हालात में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वह हालात और परिस्थिति आपके केस की परिस्थिति के हिसाब से होंगे। मैंने जो बताया है जरूरी नहीं है कि ये वैसे के वैसे आपके मामलों में लागू हो, वो आपको आपके केस की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से देखना होगा, आपके वकील साहब से कंसल्ट करना होगा, उसके बाद आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपका देरी का उचित कारण पाया गया, आपने यदि न्यायालय में उचित रूप से कारण बताया और न्यायालय सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ इनको वास्तव में इनसे गलती हुई है और ये वास्तव में इनकी गलती क्षमा योग्य है, तो न्यायालय धारा 5 का आवेदन स्वीकार करके उस समय अवधि को माफ करके आपके आवेदन या अपील को स्वीकार कर लेगा। हम आगे बढ़ते हैं। धारा 5 लागू नहीं होगी, कहां लागू नहीं होगी। नंबर 1 एफआईआर दर्ज कराना, कारण एफआईआर कोई लिमिटेशन नहीं होता, ठीक है सर, सीरियस ऑफेंस में इसको माना जाता है। नंबर दूसरा है मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना, इसके लिए बीएनएसएस 2023 की धारा 514 से 519 लागू होती है, ना कि लिमिटेशन एक्ट। जो चालान
पेश होता है सर, उसकी भी समय सीमा निर्धारित की गई है न्यायालय के द्वारा कि इतनी समय अवधि में पुलिस को पूरे अपराध का संज्ञान लेके चालान कोर्ट में पेश करना आवश्यक। BNSS में देरी का समाधान आप कैसे करेंगे? नंबर 1, टाइम लाइन तय आप करें। जांच और मुकदमा चलाने के लिए चरणबद्ध समय सीमा दी गई है। नंबर दूसरा है डिजिटल समन एंड वारंट, समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का उपयोग। ये नया अमेंडमेंट भी हुआ है सर CPC में, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए तामील कराने का विशेष कंडीशन में न्यायालय उसमें आदेश कर सकता है। तीसरा EFIR और वर्चुअल हियरिंग त्वरित कार्रवाई हेतु प्रावधान बताया गया है। नंबर चौथा है डिफॉल्ट बेल में टाइम लिमिट, चार्जशीट समय पर ना हो तो जमानत का अधिकार आपको होगा। नंबर 5वां है गवाहों की सुरक्षा और प्राथमिकता ताकि साक्ष्य जल्दी और रिकॉर्ड हो सके। छठा है सुनवाई की लगातार तारीखें, बार बार स्थगन एडजर्नमेंट पर रोक, ये भी आपका आधार हो सकता है। निष्कर्ष सर जो है कि BNSS 2023 में ये अंतिम निष्कर्ष है सर हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूं, लिमिटेशन की भावनाओं को आत्मसात कर आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने की परिसीमा को इसमें बताया गया, निर्धारित की गई है। इसमें इससे न्याय प्रक्रिया तेज, प्रभावी और समयबद्ध होगी। वह न्यायपालिका और जनता दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये सर हमारा जो वीडियो का टाइटल है और टॉपिक है कि फौजदारी केसों में किस प्रकार से ये अपराधों की समय सीमा मानी जाएगी, उसके बारे में मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अब हम लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है और इसका उपयोग फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में अक्सर कई जगह किया जाता है। तो इसका जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 क्या है, तो इसका जो मूल भाव है शार्ट में आपको बता देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपील या आवेदन में, सर मैं आपको बता दूं इसमें अपील और आवेदन शब्द इस्तेमाल किया गया ना कि वाद पत्र, ये वाद पत्र पर लागू नहीं होगी। वाद पत्र की लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत ऑलरेडी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। वो मैं आप पे हर एक, अगर आप कमेंट्स करके कहेंगे मेरे वीडियो में और आपको ऐसा लगता है कि हर एक अनुच्छेद का, हर एक धारा का स्पष्ट मेरे को बताना, आपको जानना जरूरी है, तो मैं हर एक अनुच्छेद, हर एक धारा पे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, उदाहरण के साथ, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ कि किस किस केसों में किस प्रकार से लिमिटेशन किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। ओके सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपील या आवेदन को निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल करता है तो न्यायालय उसे स्वीकार कर सकता है यदि वह साबित कर सके कि देरी के पीछे कोई पर्याप्त कारण है। ये इसका सरल डेफिनेशन हो गई। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो बता देता हूं। यह धारा सिविल सूट पर लागू नहीं होती है, यानी यदि वादी ने मूल वाद ओरिजिनल सूट समय सीमा के बाहर दायर किया है तो उसे धारा 5 का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर दूसरी स्थिति है केवल अपील और एप्लीकेशन पर लागू होगी ये सर, ठीक है। कोर्ट का विवेकाधिकार, देरी माफ करना कोर्ट के डिसीजन विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट यह देखेगा कि देरी जानबूझकर तो नहीं हुई और कारण प्रमाणित है या नहीं। इसी प्रकार से एक प्रश्न है सर इस संबंध में जो अक्सर पैदा होता है हमारे मन मस्तिष्क में, मैंने आपके लिए तैयार किया है प्रश्न। क्या ट्रायल कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय सभी स्तरों पर लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर हाँ, लेकिन सीमाओं के साथ। सभी अदालतों में धारा 5 का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते वह अपील या आवेदन हो और कानून में उसके लिए विशेष मनाही ना हो। ये धारा 5 परिसीमा के बारे में मैंने आपको बताया सर, ये सारणी भी मैंने इसकी तैयार की है। और महत्वपूर्ण बात में है कि धारा 5 केवल अपील और आवेदन पर लागू होती है, वाद पर लागू नहीं होती है। और फौजदारी केसों में जो अध्याय 38 स्पेशली दिया गया है वो प्रावधान उसमें लागू होते हैं लिमिटेशन एक्ट के लिए। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन एक्ट 1963 की मूल भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो प्रावधान लिमिटेशन एक्ट 1963 के अगेंस्ट हो, वो उसकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए उसको बनाया गया। हम उसको उदाहरण पे देख लेते हैं सर, जहां धारा 5 लागू नहीं होती। दीवानी वाद समय से बाहर दायर किया गया हो, क्रिमिनल ट्रायल सीधे देर से फाइल की गई हो। दो इसमें बातें हैं। इसमें इसको उदाहरण से देखते हैं कि एक व्यक्ति की याचिका आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत खारिज हो गई क्योंकि देरी से दायर की गई थी। जब प्रतिवादी अदालत में नोटिस की तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है और उसका अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, तब आदेश 9 नियम 13 के तहत उस आदेश को, उस निर्णय को निरस्त कराने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल कर सकता है, लेकिन उचित कारण के साथ। यदि वो अदालत को संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है कि उसकी देरी उचित कारण से थी, तो अदालत उसको निरस्त करके उसको वापस मामले में शामिल करके और सुनवाई का अवसर उसको दिया जाता है। समाधान है
धारा 5 के तहत देरी क्षमा याचिका के साथ आवेदन फाइल कर सकते हैं। उदाहरण 2 है सर, एक अभियुक्त की क्रिमिनल अपील सत्र न्यायालय में 60 दिन बाद दायर हुई, 60 डेज। समाधान, यदि वह पर्याप्त कारण दिखा रहा है जैसे जेल में जानकारी न मिलना, वकील की गलती आदि, तो धारा 5 के तहत विलंब क्षमा किया जा सकता है। ये मैं क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूं सर, फौजदारी केस के बारे में, कि 60 दिन के बाद आप गए हैं वहां पे, धारा 5 का आप उपयोग वहां कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिर बता रहा हूं कि आप फौजदारी केसों में किस प्रकार से उपयोग होगा, ये मैंने आपको बता दिया। दीवानी दावों में किस प्रकार से उपयोग होगा, वो भी मैंने आपको जानकारी बता दी है। महत्वपूर्ण निर्णय सर इसमें कलेक्टर लैंड एक्विजिशन विरुद्ध कटजी, सुप्रीम कोर्ट का है सर, 1987 का है ये, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, कि देरी को उदार दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए ताकि न्याय तकनीकी कारणों से बाधित ना हो। तो इसको न्यायालय को एक नरम रुख अपना के देखना चाहिए और उसकी क्षमा याचिका जो है उसको माफ करके उसको सुनवाई का मौका देके गुण दोषों के आधार पर डिसाइड करना चाहिए। ये पूरा डिसीजन है। इसका पेरा भी सर मैंने इसमें लिख दिया है और इसका एक अंतिम पेरा में पढ़ के आपको बता देता हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के XXI आदेश के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या कोई भी आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया जा रहा है सर। यदि अपील करता है या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अपील के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था। हर दिन की देरी का कारण बताना होगा। ये भी एक सवाल उठता है कि सर हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे का क्या न्यायालय को हिसाब देना होगा? तो सुप्रीम कोर्ट इसमें भी कुछ बता रहा है, मैं पढ़ रहा हूं आपको। इसका मतलब यह नहीं है कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए, पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए, हर घंटे हर सेकंड की देरी क्यों ना हो, इस सिद्धांत को तर्क संगत, सामान्य ज्ञान और व्यवहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस फैसले में बताया गया है। उसी प्रकार से एक स्टेट ऑफ नागालैंड विरुद्ध लिपोक ए 2005 3 ACC 752, ये भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसकी डिटेल भी मैंने इसमें लिखी है। इसका जो मुख्य सार है आपको बता देता हूं कि सरकार की अपील में हुई देरी को न्यायालय ने धारा 5 के तहत क्षमा माना है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताया गया है। निष्कर्ष को हम देख लेते हैं सर इसमें, कि धारा 5 का आवेदन ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किया जा सकता है, बशर्ते वह अपील या आवेदन से संबंधित हो। प्रत्येक अदालत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह तय करेगी कि पर्याप्त कारण है या नहीं। यह अदालत के ऊपर डिपेंड करेगा। ये क्योंकि हम वीडियो से रिलेटेड तो मैंने सर मुकम्मल जानकारी आपको दे दी है। अब मैं आपको शॉर्ट में ई बुक से भी परिचित करा देता हूं, जो ई बुक मैंने आपके लिए इसी टॉपिक पे तैयार की है। इसमें और भी बहुत कुछ मैंने लिखा है, और भी बहुत कुछ जानकारियां इसमें मैंने आपके लिए कानूनी जानकारियां लिखी हैं, जो अदालत में केस जीतने के लिए आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। फैसला जज साहब करेंगे गुण दोषों के आधार पर, लेकिन आपको सहायक भूमिका निभा सकती हैं। एक मार्गदर्शन आपको इससे प्राप्त हो सकता है। अध्याय 1 में प्रस्ताव सीमा अधिनियम के पृष्ठभूमि और उद्देश्य। फौजदारी का मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब नीचे मैंने स्पेशली सिविल केसों के बारे में भी बताया, साथ में फौजदारी का भी बताया। अध्याय 1 में प्रस्ताव की समय सीमा, पृष्ठभूमि और इसका उद्देश्य है, इसमें न्याय में निश्चित और समयबद्धता, ये सभी इसमें बताया गया है सर। जो स्क्रॉल कर रहा हूं, उदाहरणों के साथ समझाया गया है सर इसमें। अध्याय 2 में धारा 5 का शाब्दिक पाठ और मूल तत्व, कि आखिर धारा 5 का क्या शाब्दिक पाठ है। बेर एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, वो भी इसमें बताई गई है सरल उदाहरणों के साथ। आवेदन में देरी, आदेश 9 नियम 13 और वाद पत्र में देरी, ये इस सभी के बारे में बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस भी है। स्टेट ऑफ नागालैंड विरुद्ध लिपोक, जो अभी मैंने आपको बताया था, 2005 का है फैसला ये। विशेष स्थिति में सरकारी आदेश, निष्कर्ष। और अध्याय 3 में सर हम आते हैं कि धारा 5 की कानूनी परिधि किन कार्रवाइयों पर लागू होती है और किन पर नहीं। इसके बारे में भी विस्तार से सर इस ई बुक के अंदर मेरे द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से अध्याय 3 में सर जो बताया गया है, ये पूरी डिटेल है सर इसकी, जो इसमें बताई। अध्याय 4 में पर्याप्त कारण की विधिक व्याख्या, लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ सफिशिएंट केस, ये पूरा इसमें बताया गया। प्रस्तावना से लेके इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी मेरे द्वारा इसमें लिखे गए हैं भारत के, और किन मामलों में पर्याप्त कारण अस्वीकार कर दिया जाएगा। रामलाल बनाम रीवा कोल कंपनी लिमिटेड है यार 1962, सुप्रीम कोर्ट 361, देरी बिना ठोस कारण की गई, माफ नहीं की गई। ये आपको ध्यान रखना है सर, कि आपको जो कारण लिखना है वो बिल्कुल बोनाफाइड, स्वाभाविक और सत्य रूप से अदालत के सामने आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें और आप सोचें कि आपकी लिमिटेशन माफ कर दी जाएगी। नो सर, ऐसी कंडीशन में माफ नहीं की जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप कहते हैं कि सर मैं जो है कि 1 माह से हॉस्पिटल में भर्ती था,
अब ना तो आपने अदालत हॉस्पिटल में एडमिट होने का पर्चा और डिस्चार्ज होने का पर्चा पेश किया, ना बिल, दवाई, गोली पेश की, ना डॉक्टर का सर्टिफिकेट पेश किया, क्या बीमारी थी, क्या कारण था, क्यों भर्ती थे, कोई भी रिकॉर्ड सबूत आपने पेश नहीं किया, सिर्फ आवेदन लिख के दे दिया। तो जज साहब कहेंगे आपसे कि भाई आप भर्ती थे तो इसका सबूत तो हमें ला के दे, हम कैसे मान लें कि आप सत्य कह रहे हैं? क्योंकि कोर्ट कोई अंतर्यामी तो है नहीं, कोर्ट में जज साहब कोई महात्मा तो है नहीं कि वो आंख बंद करेंगे और उनको पता लग जाएगा कि हाँ आप 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती थे। आपको रिकॉर्ड तो देना ही होगा, वरना आपका धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, चाहे फौजदारी केस हो चाहे दीवानी केस हो। ये जजमेंट में इसी प्रकार से रामलाल मोतीलाल और छोटेलाल बनाम रीवा कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, ये भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय का 1961 का फैसला है सर। फैसले इसमें जो बताया गया, अंत में मैं आपको लाइन पढ़ के बता देता हूं इसकी। परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। अपील दायर करने में हुए, ये छठा पैरा है सर जजमेंट का। अपील में दायर हुए 1 दिन की देरी को क्षमा किया जाता है और मामले को विधि के अनुसार गुण दोषों के आधार पर निपटान हेतु न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को वापस भेजा जाता है। और इस मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपीलकर्ता को प्रतिवादी को इस न्यायालय का खर्च वहन करना चाहिए। न्यायिक आयुक्त ने न्यायालय में अब तक पक्षकारों द्वारा वहन किया गया खर्च उनके समक्ष अपील में भी खर्च माना जाएगा, ये इसमें बताया गया। कुछ वैवाहिक दृष्टिकोण भी हम देख लेते हैं सर कि कैसे साबित करें पर्याप्त कारण। तो हलफनामे में पूरी घटना का क्रम बताएं, दूसरा साक्ष्य संलग्न करें, तीसरा निश्चित समय में कार्य करने की ईमानदारी मंशा आप दिखाएं। अब अध्याय 5 में आ जाते हैं, धारा 5 और सिविल सूट अपवाद की स्थिति। ये पूरी डिटेल सर मैंने इसमें बताई है। और अध्याय 6 में जो बताया गया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी सर मैंने लिखा है। पोपट कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम स्टेट ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन 29 अगस्त 2005। और इसकी भी डिटेल है सर। अब मैं बाकी सभी की डिटेल अगर बताता जाऊंगा सर तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैंने सारी जानकारी बुक के अंदर लिख दी है, मैं आपको परिचित कराता चलता हूँ खाली आपको उससे। अध्याय हमारा आएगा सर, छठा अध्याय हमारा कि देरी क्षमा आवेदन का प्रारूप और ड्राफ्टिंग। इसमें लिमिटेशन एक्ट 1900 की धारा 5 कि आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी, उसको किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसमें किन कानूनी बातों को हमें लिखना होगा, वो सब कुछ मैंने इस ड्राफ्टिंग के अंदर, इस ई बुक के अंदर लिख दिया हुआ है। इसके साथ शपथ पत्र लगेगा। शपथ पत्र की आइडियल ड्राफ्ट मैंने तैयार करके इसमें लिख दी है। आप अपने केस और परिस्थिति के हिसाब से उसमें चेंज करके उपयोग कर सकते हैं। इसको आप देख लें, ड्राफ्टिंग हो गई सर। देरी क्षमा आवेदन का प्रारूप है, फॉर्मेट पूरा ये आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट है। संलग्न में दस्तावेज क्या क्या आप लगाएंगे वो भी मैंने लिख दिया। पूर्व आदेश की प्रमाणित कॉपी, देरी के कारणों से संबंधित दस्तावेज जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, पोस्ट ऑफिस की रसीद आदि सभी, शपथ पत्र और मुख्य अपील याचिका की प्रति। और इसमें न्यायिक दृष्टिकोण भी सर मैंने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ये भी सर मैंने इसमें आपको लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। प्रभावी ड्राफ्टिंग के सुझाव भी मैंने इसमें बताए हैं। और देरी क्षमा आवेदन का प्रारूप और ड्राफ्टिंग ये एक दूसरे एंगल से तैयार किया है मेरे द्वारा। पहले जो तैयार किया था वो उसमें कुछ डिफरेंस है, इसमें कुछ डिफरेंस है वही एक चीज ही। इसी प्रकार से ये जो है क्षमा याचिका ये आपकी हो गई, पूरी ड्राफ्टिंग हो गई। इसमें आपको विषय में लिखना होगा बीच में कि धारा 5 सीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत देरी क्षमा हेतु आवेदन, ये पूरा मैंने इसमें आधार लिखा हुआ है सर। शपथ पत्र आप देख रहे हैं, इसकी ड्राफ्टिंग है इसमें पूरी, और न्यायालय का दृष्टिकोण है। और हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, 7 प्रमुख न्यायालयीय निर्णय। इसमें मैंने प्रमुख न्यायालयीय निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं उनके बारे में उल्लेख किया है। इसी प्रकार से अध्याय 8 में सर मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी पक्ष गवर्नमेंट से भी देरी हो जाती है, आम व्यक्ति से भी देरी हो जाती है, तो न्यायालय दोनों को समभाव से देखता है। भारत के संविधान के अनुसार विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता, इसका सिद्धांत लागू होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और अध्याय 9 है सर, जो हम उसमें आ जाते हैं इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के साइटेशन मैंने लिखे हैं सर। 9 में न्यायालयों की व्याख्या, उदार बनाम सख्त दृष्टिकोण, इसके बारे में सर मैंने बताया है। और मैं मुख्य बातों पे परिचित कर रहा हूं सर आपको। अध्याय 10 में धारा 5 का दुरुपयोग और सावधानियां, ये मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा सर आपके लिए इस पे। और इसी प्रकार से अध्याय 11 में व्यवहारिक सुझाव, सफल देरी क्षमा याचिका हेतु क्या सुझाव होंगे वो इसमें बताए गए सुझाव कि आप किस प्रकार से याचिका को सफल बना सकते हैं। और अध्याय 12 में निष्कर्ष और स्थिति है सर। और अंत में इसमें जो है कि ड्राफ्टिंग याचिका का प्रारूप का पत्र दिया गया हुआ है, एक और सर दिया गया है, और प्रस्तावना है अंत में। और उसके बाद ये सर
डिस्क्लेमर है, आप इसको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा। आज मैं वीडियो में आपको थोड़ी सी डिस्क्लेमर पे भी आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि अक्सर मैं मेरी ई बुक के अंदर तो लिखता ही हूँ, वीडियो में बोल भी देता हूँ, लेकिन ये जो है ई बुक्स के संबंध में भी है ये। और इसमें समस्या का समाधान के बारे में जो मैंने बताया है, उसी में जो विशेष रूप से जो नोट लगा हुआ है कि हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और ई बुक्स में दी गई सभी कानूनी जानकारियां केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। सर, ये मेरी हर ई बुक के अंदर लगभग लगभग ये डिस्क्लेमर आपको मिलती है। हम किसी भी व्यक्ति के केस को जीतने या हारने की गारंटी नहीं देते हैं। आपका मामला अदालत में आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों, दस्तावेजों और बयानों के आधार पर निर्भर करता है। तीसरा है, न्यायाधीश जज साहब का निर्णय अंतिम होगा और हमारी सलाह मात्र एक सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ई बुक्स या कानूनी सलाह के आधार पर किसी भी प्रकार के न्यायालयीन दावे या मुकदमे करने का अधिकार आपके पास नहीं होगा, क्योंकि हम हर चीज खोल के बता रहे हैं, हर चीज आपको स्पष्ट करके बता रहे हैं। इस डिस्क्लेमर को स्पष्ट रूप से देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि हमारी सेवाओं को एक सूचना स्रोत के रूप में लिया जाए, न कि कानूनी प्रतिनिधित्व या अदालत में दायर किए जाने वाले किसी भी दावे की गारंटी के रूप में। गारंटी नहीं है सर, फैसला जज साहब करेंगे गुण दोषों के आधार पर। और ये जो है कि जो इसमें एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, जो मैंने आपको बताई है, नोटरी से संबंधित भी है। हाँ सर, ये जो मैंने तैयार किया आपको बता दूं, यह ई बुक केवल व्यक्तिगत अध्ययन व जानकारी के लिए तैयार की गई है। इस पुस्तक में दी गई जानकारी का उद्देश्य पाठकों को कानूनी विषयों की सामान्य समझ प्रदान करना है। ये डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है नीचे स्पष्ट रूप से। आप जब भी ई बुक खरीदें तो पढ़ें तो उसकी डिस्क्लेमर भी पूरी पढ़ लें सर आप। यह ई बुक किसी भी सरकारी कार्यालय में, उप पंजीयक कार्यालय में या किसी अन्य विधिक अथवा प्रशासनिक संस्था में दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने योग्य नहीं है। आप ध्यान रखें सर इस बात का। अक्सर आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये एक पीडीएफ है सर, ये भारत सरकार के द्वारा लिखी गई कानूनी बुक नहीं है। ये तो भारत सरकार के द्वारा जो पुस्तकें लिखी जाती है उन्हीं के अंदर से वो सामग्री निकाल के एक जगह इकट्ठी करके पीडीएफ बनाया गया है सर, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा सके। दावा नहीं सर। आप मेरे द्वारा जानकारी देने के बाद आप उपयोग करते हैं, उसके बाद केस आप हार भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप केस जीतें। क्यों? क्योंकि केस का गुण दोषों से अवलोकन तो जज साहब करेंगे, लेकिन ये आपको एक मार्गदर्शन और सलाह मिल सकती है। इससे कोशिश कर सकते हैं आप। कोशिश तो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये सर्वोत्तम प्रयास आपके साथ एक और जुड़ जाता है तो इसमें आपकी संभावना बढ़ जाती है सर केस जीतने की। कि जहां विधि विरुद्ध कार्य हो ही रहा है तो उस प्रकार से आप केस कैसे जीतेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपको इसमें मिलती है, आपको लाभ मिलता है, लेकिन ये दावा नहीं होता है। यह किसी भी प्रकार का विधिक प्रमाण या मान्य प्रमाण नहीं है। यदि आप किसी आधारित कार्य या कानूनी प्रक्रिया के लिए दस्तावेज चाहते हैं तो कृपया किसी प्रमाणित अधिवक्ता या प्राधिकारी से आप संपर्क करें, विधि अनुसार आप कार्रवाई करें। लेखक प्रकाशक इस ई बुक के प्रयोग से उत्पन्न किसी भी विधिक परिणाम या विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ये मैंने सर आपको इसलिए लिख दिया है क्योंकि कई बार भोले भाले लोग भी होते हैं और सीधे साधे लोग भी होते हैं। क्या होता है सर कि कई बार भोले भाले व्यक्ति, सीधे साधे व्यक्ति या एक आम व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है। इसलिए मैं मेरे हर वीडियो में भी ये बताता हूँ, डिस्क्लेमर भी मैं बताता हूँ कि आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपयोग के लिए। जैसे कि मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे संपर्क किया था वसीयत के संबंध में, कि वसीयत में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान बताए गए हैं, कानूनी प्रावधान की वसीयत में वसीयतकर्ता और 2 गवाह होंगे बस। इसके अलावा वसीयत गृहीता के दस्तखत उसमें नहीं होते हैं। और जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है वो उसमें गवाह भी नहीं बन सकता। यदि वो बन सकता है तो वसीयत में वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। या अब ये कानूनी प्रावधान है। अब उनके साथ में जो हुआ वो राजस्थान का जो मामला था, तो उसमें वसीयत गृहीता ने वसीयत पे दस्तखत कर दिए। अब ये विधि विरुद्ध कार्य हुआ सर, क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो वसीयत की परिभाषा बताई गई है उसमें धारा 59, धारा 63, धारा 67, धारा 68 इसमें प्रावधान बताए गए हैं। अब उसके आगे से यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो वसीयत विधि अनुसार मान्य नहीं की जाएगी। तो अब ये जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको वो सारी धाराओं में आपको समझना, ढूंढना मुश्किल होगा। अब मैंने फोकस किया इसी टॉपिक पर कि यदि वसीयत पर वसीयत गृहीता के द्वारा दस्तखत कर दिए जाते हैं तो क्या परिणाम होगा, यदि वसीयत के गवाह मर जाएं तो क्या परिणाम होगा, वसीयत को कैसे साबित करें। तो ये मुख्य टॉपिक और जो फोकस है मैंने विशेष उसी मुद्दे पर बनाया कि आप उसमें क्या कानून इस्तेमाल करके जज साहब को आप बताएं जिससे आप केस जीत सकते हैं। तो ये ही बुक है सर मेरी। ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आप लेके बैठ गए। अब जैसे कि ये बुक है, आप मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ, ये बुक है। अब अभी आपके हाथ में दे दी, अब आप कैसे इसका यूज करेंगे? वकील साहब तो जानते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति नहीं जानता। जब हम घर में बैठे होते हैं तो हमारे मन में हजारों सवाल पैदा होते हैं, तो आप मेरा जब वीडियो देखते हैं तो आपके हजारों सवाल के उत्तर भी आपको मिल जाते हैं। आपको एक ठोस आधार भी मिलता है। आपके वकील साहब को भी यदि आप उसके जरिए आप बताएंगे तो उससे भी उनको काफी मदद मिलेगी। हालांकि वकील साहब सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी अनुभवी वकील साहब होते हैं। आपके वकील साहब आपका केस जो लड़ रहे हैं वो भी बुद्धिजीवी और समझदार है। हर अधिवक्ता बुद्धिजीवी और समझदार होता है, लेकिन सर मैं भी एक अधिवक्ता हूं। लेकिन कानून का जो एक इतना बड़ा समंदर है, कानून का जो ज्ञान क्षेत्र है, जो बुक्स हैं, वो इतनी ज्यादा मात्रा में है, इतना बड़ा समंदर है कि उसमें से मोती ढूंढ के लाना बड़ी बात हो जाती है सर। और ये मैं जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक आपके लिए तैयार करता हूं, ये मोती ही ढूंढ के लाता हूं मैं उस असीमित समंदर से कानून के। और हर एडवोकेट्स के लिए संभव भी नहीं होता कि वो सारे कानूनों का अध्ययन कर सके। लेकिन क्योंकि मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना आप लोगों को एक सहायता मिल सके कानून की, आपकी हेल्प हो सके एक आम व्यक्ति की। आपको भी जो परेशानियां घर में बैठे जब प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो इसीलिए ये मेरे द्वारा वीडियो आपके लिए तैयार किए जाते हैं और ई बुक लिखी जाती है। और मात्र 199 रुपए में घर बैठे आपको कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां उस पीडीएफ के रूप में प्राप्त होती हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाया इसकी भी ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, और 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है आप वहां से खरीद सकते हैं। आप जैसे ही परचेस करेंगे तो आपकी ईमेल पर मैसेज आएगा, वहां आप डाउनलोड कर लें। आप आपके मोबाइल पर भी इसको पढ़ सकते हैं, स्मार्टफोन पर भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर भी पर भी आप पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी फोटोकॉपी भी निकाल के अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आप जब फोटोकॉपी निकालें सर तो उसको कोर्ट में पेश ना करें जज साहब के समक्ष। जज साहब लेंगे नहीं उसे। जज साहब कहेंगे कि बुक ला के दो हमें। या आप एसडीएम साहब के सामने भी पेश नहीं करें, आप उसको रखें अपने पास में, आपके वकील साहब रख लें उसको, और उसके अंदर से जो कानून है वो जज साहब को बताएं पढ़ के। साइटेशन है तो साइटेशन निकाल के पेश कर दें। यदि आपकी जैसे कि धारा 5 है तो धारा 5 में आप लिमिटेशन एक्ट की बुक आप लेके जाएं, आपके वकील साहब को आप मेरी बुक आप दे सकते हैं। वो आपको ये लिमिटेशन एक्ट की बुक निकालेंगे और जज साहब को इसके अंदर से धारा पढ़ के बताएंगे कि सर ये देखें, और बुक पेश कर देंगे। जज साहब के पास भी बुक मौजूद होगी, साइटेशन मौजूद नहीं होती है तो साइटेशन आप ही को पेश करना होगी। तो ये चीजें मैंने आपको एक, जिसको आप कह सकते हैं कि सर एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा ये प्रयास है। तो आप इसको समझें इस बात को कि इसका उपयोग आपको किस प्रकार से करना है। आपके वकील साहब भी इसका उपयोग करके उनके आपके केस की परिस्थिति के हिसाब से इसमें जो उपयोगी चीज होगी वो इसमें से निकाल के जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। निकाल के पेश, ना कि बुक पेश कर सकते हैं सर, इसका आप ध्यान रखना। इसमें से निकाल के, जैसे कि साइटेशन है तो साइटेशन आपको निकालना है। सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन है, हर जगह उपलब्ध है ऑल इंडिया में, आप वहां से निकाल लें, उसको पेश कर दें। मेरे उसमें जो है कि उसके मुख्य भाग, उसका निर्णय दिनांक ये लिख दिया गया है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कोई कानून है, कोई लॉ है, या कोई आपको परिस्थिति है, तो वो आप आपके केस के हिसाब से उसको आपको जज साहब के समक्ष पेश करना होगा। तो इस बात का सर आप ध्यान रखें। और कई लोग मुझसे संपर्क भी करते हैं कानूनी सलाह लेने के लिए। सर चूंकि मैं एक एडवोकेट हूं, मेरे कार्यों में व्यस्तता रहती है, तो मैंने उसका एक तरीका निकाल दिया आप लोगों के लिए कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीगल कंसल्टिंग करके एक आपको लिंक दिखाई देगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां मेरी सारी नियम शर्तें लिखी हुई हैं सर। आप पहले उन नियम शर्तों को फॉलो करें तो मैं आपको मेरे इसी स्थान से, आप ऑल इंडिया में कहीं भी हैं, आपको कानूनी सलाह भी प्रदान कर सकता हूं, आपका दावा भी ड्राफ्ट करके दे सकता हूं, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन का रास्ता भी आपको मैं बता सकता हूं। ये सर मेरे द्वारा दिए जाने वाली जानकारी मार्गदर्शन सूचना है, ना कि दावा है। मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जाएगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की, उसके बाद यदि दावा भी तैयार करके मैंने आपको दिया आपने कोर्ट में, वहां आपको एक वकील साहब तो करना ही होगा। आपके वकील साहब के द्वारा कंसल्ट करके उसमें आपको कुछ फेरबदल भी करना होंगे हालात और परिस्थिति के हिसाब से, वहां के कोर्ट फीस वगैरह या फैक्ट थोड़े बहुत आगे पीछे। उसके बाद फिर आपको कोर्ट में पेश करना होगा। फिर मुकदमा जैसे चलता है वैसे चलेगा, और जैसे फैसला होता है उसमें वैसे फैसला होगा। गुण और दोषों के आधार पर जज साहब उसमें आपको हार और जीत तय होगी। मेरे द्वारा फिर भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाती है। ऑल इंडिया में मेरे से कई जगह से लोग संपर्क करते हैं, राजस्थान, पटना, एक सऊदी अरेबिया से भी मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मेरा वीडियो सऊदी अरेबिया में देखा
और उनकी प्रॉब्लम थी, बॉम्बे में उनका पति पत्नी का केस चल रहा था। अब पति पत्नी का केस चल रहा था, उन्होंने मुझसे वीडियो देखने के बाद कहा, इंडिया की रहने वाले थे, वह सर्विस कर रहे थे वो सऊदी अरेबिया में। उन्होंने कहा, वकील साहब मैं आपको वकील नियुक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि व्यस्तता के कारण मेरे पास समय नहीं था, तो मेरे जो मित्र अधिवक्ता थे, मैंने उसमें उनको हायर करवाया, उनकी हेल्प की, और जो उन्होंने मेरी कंसल्टिंग फीस थी वो उनके द्वारा दी गई। इसी प्रकार से एक अमेरिका से मेरे पास फोन आया था, गुजरात के थे, वो बैंकर थे, उन्हें ई बुक मेरी परचेस करना थी। अमेरिका में उनका ग्रीन कार्ड भी नहीं बना था। जब ग्रीन कार्ड नहीं बना तो पैसे का भुगतान करने में वो सफल नहीं हो पा रहे थे। रात को 8 बजे उन्होंने फोन लगाया, उस समय अमेरिका में सवेरे के 10:30 बज रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे वसीयत से रिलेटेड आपकी एक ई बुक परचेस करना है। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मेरी वेबसाइट में जो है कि आप जैसे भी पेमेंट करने के साधन है आप भुगतान कर दें उनके, मैं डॉलर में नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी एक नई वेबसाइट सर तैयार हो रही है, जिसमें डॉलर से लेके सभी भुगतान की सुविधा भी होगी, और ये ऑल इंडिया में तो आप इससे मेरी बुक परचेस कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से कई जगह से ऑल इंडिया से लोग संपर्क भी करते हैं। और ये जो मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य है, आपको निशुल्क कानूनी जानकारी देना है। जो वीडियो के जरिए मैं आपको कानूनी जानकारी दे रहा हूँ, ये निशुल्क कानूनी जानकारी है सर, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। लेकिन ई बुक जो मेरे द्वारा तैयार की जाती है, उसकी कीमत 199 रुपीज रखी गई है। उसमें काफी समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, विभिन्न कानूनों को देखना भी होता है, आपकी प्रॉब्लम को भी देखना समझना होता है, उसके बाद उसको तैयार किया जाता है। तो उसकी कीमत मेरे द्वारा 199 रुपीज रखी गई है, जो मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसकी लिंक मेरे द्वारा नीचे दी गई है। लगभग 122 ई बुक्स अपलोड कर चुका हूं सर मैं अभी तक, और ये कार्य निरंतर जारी है। जैसे ही वकालत में मुझे समय मिलता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। पहले मेरे द्वारा लगातार वीडियो बनाए जा रहे थे, पर डे में एक वीडियो अपलोड करता था, लेकिन समय और हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए अब जैसे ही मुझे समय मिलता है सर, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं। कई व्यूवर्स के सवाल भी मैंने पढ़े हैं सर, बंटवारे को लेकर, और वसीयत को लेकर, नामांतरण को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, नोटरी से रिलेटेड। तो उस पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो सर, जब भी समय मिलेगा, जब भी समय मुझे मिलेगा, मैं एक सवाल जवाब का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब मैं आपको तैयार करके उसमें हल करने की कोशिश करूंगा, ना कि दावा सर। क्योंकि डॉक्टर भी किसी मरीज का इलाज करता है तो वो कोशिश करता है मृत्यु से बचा लेगा, ये दावा डॉक्टर का नहीं होता। क्यों? क्योंकि मृत्यु और जीवन ये ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। ये आदमी के बस की बात नहीं है। आदमी कब जन्म लेगा और कब मरेगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, ये सिर्फ ईश्वर जानता है। इसके लिए हम ना तो वकील से कह सकते हैं कि वकील साहब के हाथ में केस दे दिया तो अब आप केस जीत गए। नो सर। डॉक्टर साहब के पास ले गए तो पेशेंट बच ही जाएगा। नो सर। ये तो आपके जीवन लीला कब तक की लिखी हुई है, ये उसके आधार पर तय करेगा। इसी प्रकार से वकील का कार्य, डॉक्टर का कार्य, अपने एडवोकेट्स होने के नाते अपने पक्षकार की पूर्ण हेल्प करना, मदद करना, और जहां तक उसको केस जीतने में जो जो चीजें मददगार हो सकती हैं उनका उपयोग करके जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो इस प्रकार से सर, आज के जो वीडियो में कि फौजदारी केसों में अपराधों की समय सीमा क्या होगी, और साथ ही लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 क्या है, इसका उपयोग फौजदारी केसों में कैसे किया जा सकता है और दीवानी दावों में कैसे किया जा सकता है, इस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।